नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लास आपकी शुरू हो गई है, तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं और प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि अन्य लोग भी इससे जुड़ जाएं। ये जो हमारी क्लास है MIQ यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं और प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दें। ये जो हमारी क्लास चल रही है, इसका विस्तृत व्याख्या सहित आपको यहाँ तो व्याख्याएं हम कर ही रहे हैं, एक मैगजीन के रूप में आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वैसे अगर आप टेलीग्राम चैनल में सर्च करते हैं द काउंसिल सिविल सर्विसेज, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां से द काउंसिल आईएएस का मटेरियल्स आपको मिलता रहेगा, जो मुफ्त में आपको मिलता है। उसमें नोट्स आपको यूपीएससी या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो उससे संबंधित आपको महत्वपूर्ण नोट्स जीएस के भी मिल जाएंगे, आपको करंट का भी मिल जाएगा। जो भी चीजें होंगी जो चर्चा में रहेंगी वो सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी। तो आप लोग प्लीज उसको भी ज्वाइन करें और क्लास को शेयर कर दें आप लोग। और शुरू करते हैं आज की जो हमारी क्लास है। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक स्पॉन्सर किस कंपनी को नामित किया गया है। ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिए आप फिर से कि हाल ही में फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक स्पॉन्सर किस कंपनी को नामित किया गया है। ऑप्शन है बायजूस, सहारा, एयरटेल, अनअकैडमी। तो आपको बता दें कि फीफा विश्व कप जो है अभी जो होने वाला है अक्टूबर से नवंबर माह में, तो अक्टूबर से नवंबर माह 2022 में आयोजित होने वाला जो फीफा विश्व कप है, इसमें बायजूस कंपनी जो है, भारतीय कंपनी, भारतीय एडटेक कंपनी बायजूस, इसमें जो है आप देखेंगे फीफा विश्व कप का स्पॉन्सर, आधिकारिक स्पॉन्सर नामित किया गया है। तो भारतीय एडटेक कंपनी बायजूस इस वर्ष अक्टूबर और नवंबर में के बीच जो फीफा विश्व कप कतर में खेला जाएगा, उसके लिए जो है बायजूस स्पॉन्सर नामित किया गया है, आधिकारिक स्पॉन्सर नामित किया गया है। और इसी के साथ ये जो बायजूस कंपनी है, ये फीफा विश्व कप से जुड़ने वाली पहली भारतीय कंपनी बन जाएगी। अब अगर बात करें तो इसमें जो है बायजूस फीफा विश्व कप के जो चिन्ह होंगे, प्रतीक होंगे, संपत्ति जो होगी, उसका उपयोग अपने प्रचार अभियानों के दौरान कर सकेगी। और इससे पूर्व भी अगर हम बात करें तो 2019 में बायजूस कंपनी ने भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी, टी शर्ट को भी स्पॉन्सर किया था। और इस वर्ष जो फीफा विश्व कप जो आयोजित किया जा रहा है, इसमें 32 देश हिस्सा लेंगे। तो आपको यहां से कई क्वेश्चन और उठते हुए दिख रहे हैं कि फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे नियुक्त किया गया, नामित किया गया, तो आपको बायजूस इसका उत्तर मिलेगा। पूछा यह जा सकता है फीफा विश्व कप कब आयोजित किया जाएगा, तो अक्टूबर और नवंबर माह में आयोजित किया जाएगा 2022 के। यह भी पूछा जा सकता है कि यह फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा, तो कतर में किया जा रहा है। और स्पॉन्सर आपको जैसा कि पता चला कि ये जो है बायजूस ने किया है। यह भी पूछ सकता है कि फीफा विश्व कप 2022 के आयोजन में इस बार कितने देश हिस्सा ले रहे हैं, तो 32 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यानी बायजूस। तो बढ़ते हैं, देखिए आप, ये बायजूस को इस वर्ष अक्टूबर से नवंबर माह के बीच जो है कतर में खेले जाने वाले फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक स्पॉन्सर नामित किया गया है। अब यह एडटेक कंपनी फीफा विश्व कप से जुड़ने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई इससे। अब अगर हम बात करें बायजूस की, तो बायजूस जो है इस बार फीफा विश्व कप में से जुड़ने वाली एक पहली कंपनी तो बनी है, पहली भारतीय कंपनी बनी है। साथ साथ ये जो है कि वहां के चिन्ह हैं, प्रतीक हैं और वहां के संपत्ति का उपयोग अपने प्रचार अभियानों में करेंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और 2019 में बायजूस कंपनी ने भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी, टी शर्ट को भी स्पॉन्सर किया था। अब इस वर्ष इस कप में जो है, इस विश्व कप में दुनिया भर के 32 देश शामिल हो रहे हैं। इसका जो सही उत्तर आपको मिला वो बायजूस मिला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में चर्चित सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2022, ध्यान दीजिएगा, सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन
दिया है कि इसका आयोजन 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि इसका आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया जा रहा है और पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है। यहाँ है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। बात करें सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का, तो ये जो है 35वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन है जो 2022 में किया जा रहा है। 35वां 35 नंबर पर इसका है कि 35वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय जो शिल्प मेला है, इसका आयोजन 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 के बीच ये फरीदाबाद हरियाणा में किया जा रहा है। तो ये 35वां है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 35वां मेला है ये। अब ये जो है 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 के बीच फरीदाबाद के हरियाणा में किया जा रहा है। अब अगर इस बात करें तो ये जो मेला है प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में मनाया जाता है और इसका जो आयोजन होता है वो सूरज कुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा किया जाता है। तो सूरज कुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, लेकिन इसके साथ इन लोगों द्वारा इसका आयोजन तो किया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ लोग और भी मदद करते हैं। जैसे केंद्रीय पर्यटन होगा आपका, कपड़ा संस्कृति और विदेश मंत्रालय के सहयोग भी इनको मिलते हैं। और सूरज कुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा जब इनका आयोजन किया जाता है तो इन लोगों का सहयोग भी मिलता है। और अगर इस मेला की बात करें तो इस मेला की शुरुआत 1987 में हुई थी। कब? 1987 में कुशल जो कारीगर हैं उनके पुल को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया था। और जो कि आप देखेंगे स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके करते थे और ये लोग सस्ते मशीन निर्मित उत्पादों के कारण पीड़ित थे, तो उनको ध्यान में रखते हुए इसको किया गया। और इस मेले को वर्ष 2013 में आप देखेंगे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के मेले के रूप में अपडेट किया गया है। तो इसकी शुरुआत तो 1987 में हो रही है। अब ये जो सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 है, ये 35वां मेला है जब से शुरुआत हुई है। अब इसका जो आयोजन हो रहा है 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 के बीच हरियाणा के फरीदाबाद में किया जा रहा है। तो इसका दोनों कथन सत्य हैं। चूंकि ये सत्य कथन पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी एक और दो दोनों कथन हमारे सत्य हैं। देखते हैं इसकी सूरज कुंड, आपको ये मेला दिख रहा होगा कि 35वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का जो आयोजन है 22 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित हो रहा है। और प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। अब आयोजन जो होता है इसका सूरज कुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन विभाग पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन और कपड़ा संस्कृति और आप देखेंगे विदेश मंत्रालय के सहयोग से होता है। अब यह मेला 1987 में कुशल कारीगरों के पुल को बढ़ावा देने के लिए हुआ था, जैसा कि हमने बताया। और 2013 में इसको अंतरराष्ट्रीय मेले के रूप में अपग्रेड किया गया है। और 2022 के लिए इस वर्ष की जो थीम रखी गई है, आप देखेंगे 2022 के लिए थीम स्टेट जम्मू कश्मीर को इसमें रखा गया और भागीदार राष्ट्र के रूप में उज्बेकिस्तान इसमें है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2022 के लिए थीम स्टेट कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। और अगर भागीदार राष्ट्र के रूप में देखा जाए तो उज्बेकिस्तान है। इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कि प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को इस दिवस का आयोजन किया जाता है। दूसरा कथन दिया है कि 2022 में मनाए गए इस दिवस की थीम रही इन्वेस्ट टू इंड टीबी सेव लाइफ्स। और कूट दिया हुआ है जिसमें पूछा जा रहा है कौन सा सही उत्तर है। सही उत्तर आपको चयन करना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। ये विश्व क्षय रोग दिवस के बारे में बात कर रहा है। तो आपको बता दें कि विश्व क्षय रोग दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। और 24 मार्च को यह विश्व भर में विश्व क्षय रोग दिवस जो आयोजित किया जाता है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1982 में क्षय रोग के विषाणु की खोज करने वाले डॉक्टर रॉबर्ट कोच की स्मृति में इसको मनाया जाता है। तो 1982 में क्षय रोग के जीवाणु की खोज की थी डॉक्टर रॉबर्ट कोच, तो उनकी स्मृति में इसको मनाया जाता है। तो 24 मार्च, और बात करें तो 24 मार्च 1882 में रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी बैक्टीरिया की खोज की गई थी। तो एक टीबी बैक्टीरिया की खोज की गई जिससे टीबी में कमी धीरे धीरे आई।
तो उन डॉक्टर के जो खोज है, जिस दिन उन्होंने खोज किया था 24 मार्च 1882 को, उसको यादगार बनाने के लिए, उसको स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है, विश्व क्षय रोग दिवस। अब इस बार अगर हम बात करें 2022 में, तो इस 2022 में जो इसकी थीम रखी गई है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स रखा गया। अब अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन है, एक उसकी रिपोर्ट को आधार बनाए, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट कहती है कि 2019 में पूरी दुनिया में टीबी के कारण 1.4 मिलियन आप देखेंगे कि लोगों की मृत्यु हुई है। तो बहुत सारे लोगों की इसमें मृत्यु हो रही है, 1.4 मिलियन लोगों की मृत्यु हो रही है टीबी के कारण। क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व क्षय दिवस के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। तो प्रत्येक वर्ष जैसा कि मैंने बताया कि 24 मार्च को मनाया जाता है, इस वर्ष इसकी थीम रही है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 दोनों कथन हमारे सत्य हैं। तो देखते हैं इसको। आपको ये दिख रहा होगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा, 26 मार्च विश्व और 24 मार्च विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस। तो प्रत्येक वर्ष आप देखेंगे 24 मार्च को विश्व भर में विश्व क्षय रोग दिवस का आयोजन होता है। और 1882 में क्षय रोग के जीवाणु की खोज करने वाले जो डॉक्टर रॉबर्ट कोच हैं, उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को इस दिवस को मनाया जाता है। और 4 मार्च 1982 में रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी बैक्टीरिया की खोज हुई। और इस वर्ष जो इसकी थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स। इस तरह से ये क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि हाल ही में मार्च 2022 के दौरान, ध्यान से देखिएगा आप, हाल ही में मार्च 2022 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा किस भारतीय शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया। पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा किस भारतीय शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली। तो अगर हम बात करें रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का, तो हाल ही में आप देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने बेंगलुरु ने भारतीय जो है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है बेंगलुरु में। ये मार्च के दौरान ही उन्होंने शक्तिकांत दास जी ने किया है। और इस हब को जो है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ जो है इसको स्थापित किया गया। तो 100 करोड़ का हब ये अभी शुरू में लाया गया है और कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 8 के तहत इसको किया गया। अब यह भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी होगी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। और इसका हब का जो उद्देश्य है, जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है, इसका उद्देश्य है कि एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करना है जो देश में कम आय वाली आबादी के लिए जो वित्तीय सेवाएं हैं और उत्पाद तक हैं, उनके पहुंच को बढ़ावा देने पर केंद्रित करेगा। अब अगर इसमें देखेंगे आरबीआई इनोवेशन हब ने महिलाओं के स्वामित्व वाले आप उद्यम देखेंगे, उसमें स्थायी समाधान हेतु स्वनावी टेक स्प्रिंग की मेजबानी भी इसने किया है। तो चूंकि ये पूछा जा रहा है कि किस भारतीय शहर में इसका जो है कि उद्घाटन किया गया है, तो शक्तिकांत दास जी ने, जैसा कि मैंने बताया कि बेंगलुरु में भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा बी, यानी बेंगलुरु। देखिए आप, मार्च 2022 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया। और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ एक कंपनी के रूप में इसको स्थापित किया गया है। और यह भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। और मुख्य उद्देश्य इसका एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करना जो देश में कम आय वाली आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं और उत्पादों तक पहुंच को बढ़ावा देने पर केंद्रित हो। तो ये बेंगलुरु में खोला गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें कुछ चीजें आपको और भी विशेष रूप से ध्यान देना है कि ये इनोवेशन हब जो बनाया गया, इसकी प्रारंभिक पूंजी कितनी है, तो 100 करोड़ रुपए है। ये ध्यान रख लेना आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर जो क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में मार्च 2022 के दौरान रितु खंडूरी भूषण को किस राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर घोषित किया गया है। पूछा जा रहा है कि रितु खंडूरी भूषण को किस राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर घोषित किया गया। ए है उत्तराखंड विधानसभा, बी है गोवा विधानसभा, सी है पंजाब विधानसभा और डी है मणिपुर विधानसभा। तो अगर हम बात करें रितु खंडूरी भूषण की, इनको मार्च 2022 के दौरान जो है आप देखेंगे, इनको उत्तराखंड विधानसभा में निर्विरोध अध्यक्ष घोषित किया गया।
तो निर्विरोध अध्यक्ष घोषित किया गया, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर अब होंगी। तो उत्तराखंड की ये पहली महिला स्पीकर घोषित कर दी गई, निर्विरोध इनको चुना गया। अब उत्तर प्रदेश के नैनीताल में इनका जन्म हुआ था, 19 जनवरी 1965 में इनका एक जन्म हुआ था। आप देखेंगे उत्तराखंड के नैनीताल में एक फौजी परिवार में इनका जन्म हुआ 29 जनवरी 1965 को। अब अगर इसके साथ हम बात करें कि जब महिला स्पीकर घोषित की गई हैं रितु खंडूरी भूषण, इसके साथ आप देखेंगे काजी मोहिउद्दीन जो है, हरबंश कपूर हैं और मातवर सिंह कंडारी हैं, डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल हैं एवं बंशीधर भगत को आप देखेंगे तो ये लोग उस समय प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किए गए। तो चूंकि इसका सही उत्तर आपको देखना है कि रितु खंडूरी किस राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर घोषित की गई थी, उत्तराखंड विधानसभा की गई। याद रखना निर्विरोध इनका चुनाव हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी उत्तराखंड विधानसभा। देखिए आप, ये है आपकी जो है रितु खंडूरी, उत्तराखंड विधानसभा में पहली महिला स्पीकर। तो इनको देना है कि मार्च 2022 के दौरान रितु खंडूरी भूषण को उत्तराखंड विधानसभा निर्विरोध अध्यक्ष घोषित किया गया, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इसमें आपको स जो है वो कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है, जो स है उसको आप ध्यान रखिएगा। और उत्तराखंड प्रदेश के नैनीताल में 29 जनवरी 1965 को जन्म इनका एक फौजी परिवार में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको मैंने जैसा कि बताया कि प्रोटेम स्पीकर भी इसी समय नियुक्त किए गए, जिसमें आप देखेंगे काजी मोहिउद्दीन हैं, हरबंश कपूर हैं, मातवर सिंह कंडारी हैं, डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल हैं और बंशीधर भगत की बात मैंने किया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में आयोजित डेयर टू इरा डी टीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला कथन है कि इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया। दूसरा है कि यह पहल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। 2 कथन दिए गए। अब पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है केवल एक, केवल 2, एक और 2 दोनों, ना तो एक और ना ही 2। अब अगर हम इस बात करें डेयर टू इरा टीबी के बारे में, तो इसको जो है टीबी को मिटाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जो एक विभाग है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डेयर टू इरा टीबी नामक एक डेटा संचालित अनुसंधान शुरू किया गया है। अब यह जो पहल है 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। इसमें से दोनों कथन आपके सही दिख रहे हैं। अब इसके बारे में अगर बात करें तो इसमें जो है कि कुछ पहले भी शामिल की गई हैं, डेयर टू इरा टीबी के में कुछ प्रमुख पहले भी शामिल की गई हैं। जैसे आप देखेंगे कि टीबी के खिलाफ होस्ट डायरेक्टिंग ट्रीटमेंट करना है, फिर साक्ष्याधारित आहार का विकास करना है और ताकि क्षय रोग का उपचार किया जा सके। तो इसमें आप देखेंगे कि दोनों कथन इनके सत्य हैं, यानी इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया और यह पहल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के अवसर पर शुरू किया गया। इसके दोनों सही उत्तर हैं दोनों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगर आपसे पूछता है जैव प्रौद्योगिकी विभाग किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत यह काम करता है। तो कहीं ऑप्शन में अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय आए तो आपको ध्यान रखना है कि उस मंत्रालय को आपको ध्यान रख के चलना है। तो बढ़ते हैं, देखिए आपको डेयर टू इरा डी टीबी के बारे में। टीबी को मिटाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डेयर टू इरा डी टीबी नामक एक डेटा संचालित अनुसंधान शुरू हुआ और 24 मार्च को विश्व टीबी अवसर में इसको शुरू किया गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि भारत की महान दीवार और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ध्यान से देखिएगा, भारत की महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है मेघालय और डी है आंध्र प्रदेश। तो आपसे बात करें कि ये दुनिया की जो भारत की जो महान दीवार है, जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार कही जाती है, ये जो है कुंभलगढ़ में स्थित है, कुंभलगढ़ जिले में स्थित है। और ये कुंभलगढ़ जिला है ये राजस्थान में है।
तो राजस्थान के कुंभलगढ़ जिले में भारत की महान दीवार स्थित है। अब इस भारत की महान दीवार को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार कहा जाता है। और दुनिया की जो पहली सबसे लंबी दीवार है, मतलब जो है, वो चीन की महान दीवार है। तो चीन की महान दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार जो है वो भारत की महान दीवार है, जो कुंभलगढ़ में स्थित है। अब अगर आप देखें तो ये चर्चा में इसलिए रहा कि 30 मार्च को आप देखेंगे राजस्थान दिवस मनाया गया, जिस कारण ये चर्चा का विषय बना। और 30 मार्च 1949 में हम बात करें तो राजस्थान जो है में जोधपुर देखेंगे, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय करके ग्रेटर राजस्थान यूनियन बनाया गया था। अब 2022 में जो राजस्थान दिवस मनाया गया जो है 30 मार्च को, यह 73वें वर्ष पूरे हुए हैं। 73 वर्ष 30 जो है 73 वर्ष पूरे हुए हैं। तो 73 वर्ष पूरे हुए राजस्थान के दिवस का 2022 में, और ये 30 मार्च को मनाया जाता है। तो चूंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की महान दीवार और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये राजस्थान में। और राजस्थान के किस जिले में है? कुंभलगढ़ जिले में। इस तरह देखते हैं, देखिए द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, आपको ये दीवार दिख रही होगी फोटो में आपको। तो कुंभलगढ़, जिसे भारत की महान दीवार के रूप में भी जाना जाता है, राजस्थान राज्य के उदयपुर के पास अरावली पहाड़ियों की सीमा पर स्थित है। और आप यह ध्यान रखिएगा ये कुंभलगढ़ जो है में है। और ये जो है 30 मार्च को राजस्थान के राज्य को गठन को राज्य दिवस के रूप में जो मनाया गया है, राजस्थान दिवस के रूप में। और 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जैसलपुर और जयपुर और बीकानेर रियासतों का विलय करके ग्रेटर राजस्थान यूनियन बनाया गया था। और 73 वर्ष इसने पूरा कर लिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आयोजित पार्टियों के सम्मेलन कॉप ऑफ पार्टीज 4 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कॉप ऑफ जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 4th की बात चल रही, तो कॉप 4 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इस सम्मेलन का आयोजन 21 से 25 मार्च 2022 तक हुआ। तो 21 मार्च से 25 मार्च 2022 तक हुआ, ऐसा पूछा जा रहा है। और दूसरा कह रहा है कि यह सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। और पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन असत्य हैं या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। तो अगर हम बात करें इस सम्मेलन के पार्टियों के जो सम्मेलन है कॉप 4, ये पारा पर मीना माता सम्मेलन, तो मीना माता कन्वर्सेशन ऑफ मरकरी में भाग लेने वाले जो हितधारक हैं ने पारा वाले उत्पादों की सूची का विस्तार करने पर हाल ही में सहमति व्यक्त की है, जिस कारण ये चर्चा में रहा है। अब ये जो कॉप 4 है, ये मीना माता सम्मेलन पारा पर किया जा रहा है, मरकरी पर इसका सम्मेलन किया जा रहा है, मीना माता सम्मेलन। और पारा पर जो कॉप 4 मीना माता सम्मेलन का आयोजन है 21 से 25 मार्च 2022 तक हुआ है। तो 21 से 25 मार्च के बीच इसका आयोजन किया गया, और ये आयोजन इंडोनेशिया के बाली में हुआ है। अब इस अधिवेशन में आप देखेंगे लगभग 9 निर्णय लिए गए हैं, जिसमें आप राष्ट्रीय रिपोर्टिंग देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय सहयोग देखेंगे, कारीगर और छोटे पैमाने पर सोने के खनन आपको दिखेंगे, तकनीकी सहायता आपको दिख जाएगी, क्षमता निर्माण दिखेगा, पारा अपशिष्ट सीमा दिखेगी और पारा को छोड़ने का कार्यान्वयन, ये सारे शामिल है। तो आपको ध्यान रखना कि इस अधिवेशन में 9 निर्णय लिए गए, जिसमें से कुछ निर्णय हमने आपको बताया। तो चूंकि इस सम्मेलन का आयोजन 21 से 25 मार्च 2022 तक हुआ, तो बिल्कुल ये सही है और पहला कथन हमारा सत्य है। दूसरा है कि सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में हुआ, तो बिल्कुल ये भी हमने बताया कि आपको इंडोनेशिया के बाली में हुआ। तो इस तरह से इसका दोनों कथन सत्य है, जबकि ये पूछ रहा है कि असत्य इसमें से कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी न तो एक और न ही दो। देखिए आप, पार्टियों के सम्मेलन कॉप 4 में पारा पर मीना माता सम्मेलन, मीना माता कन्वेंशन ऑन मरकरी में भाग लेने वाले हितधारकों ने पारा वाले उत्पादों की सूची का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की है। और पारा पर कॉप 4 मीना माता सम्मेलन का आयोजन 21 से 25 मार्च 2022 तक इंडोनेशिया के बाली में हुआ। अब इसमें जो है 9 निर्णय लिए गए, जिसमें आप राष्ट्रीय रिपोर्टिंग देख लेंगे, अंतरराष्ट्रीय सहयोग देखेंगे, कारीगर और छोटे पैमाने पर आप खनन देखेंगे सोने का, तकनीकी सहायता देखेंगे, क्षमता निर्माण देखेंगे, पारा अपशिष्ट और जो पारा है को छोड़ने के कार्यान्वयन आपका शामिल इसमें दिखाई देगा।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा रहा है कि यह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है पंजाब और डी है राजस्थान। तो अगर बात करें सरिस्का टाइगर रिजर्व की, तो हाल ही में देखा गया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में आग लग गई है और भीषण आग लग गई, जिस कारण ये चर्चा का विषय बना है। तो ये जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान राज्य में अलवर जिले में स्थित है। तो राजस्थान में ये स्थित है और राजस्थान में किस जिले में है, तो अलवर जिले में स्थित है और भीषण आग लगने के कारण ये चर्चा में रहा। और पानी के स्प्रे से लैस वायु सेना जो है इसमें हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का प्रयास कर रही है, काम कर रही है। अब अगर हम बात करें सरिस्का टाइगर रिजर्व में, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व में इस समय कुल 27 बाघ हैं, 27 बाघ है इसमें। तो इसका जो सही उत्तर होगा, पूछा जा रहा है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। अगर वो पूछता है कि राजस्थान के किस शहर में है, तो अलवर जिले में इसका ये जो है स्थित है। देखिए ये आपको सरिस्का टाइगर रिजर्व आपको दिखाई देगा। तो राजस्थान राज्य में अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व में भीषण आग लगी है और पानी के स्प्रे से लैस वायुसेना के हेलीकॉप्टर आग को बुझाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें 27 बाघ इस समय उपस्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10वां नंबर के, हाल ही में चर्चित धर्म गार्डियन अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। पूछ रहा है कि हाल ही में चर्चित धर्म गार्डियन अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन है अमेरिका, श्रीलंका, मलेशिया और जापान। तो बात करें धर्म गार्डियन की, तो धर्म गार्डियन भारत और जापान के बीच जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अब ये जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास वार्षिक आधार पर आयोजित किया जाता है। और इस बार जो इसका धर्म गार्डियन का अभ्यास किया गया, यह भारत के कर्नाटक में इसका अभ्यास हुआ। अब ये जो अभ्यास हुआ 27 फरवरी से 10 मार्च तक हुआ है। तो 27 फरवरी से 10 मार्च तक इसका आयोजन किया गया कर्नाटक में, भारत और जापान की सेनाओं के बीच। और ये दिख रहा है जबकि एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। अब इसमें इस बार 2022 में इसका आयोजन किया गया। इसमें मराठा लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट की 15वीं बटालियन भारत की ओर से इसमें भाग ली है। और यह अभ्यास आप देखेंगे 2018 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। तो 2018 में पहली बार इसको आयोजन किया गया था और 2022 में इसका आयोजन अब हो रहा है। यह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और भारत और जापान की चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता जो है कि 4 सदस्यों में से 2 इसमें आपको दिखेंगे कि ये शामिल है। तो देखते हैं इसकी, ये देखिए इंडिया जापान ज्वाइंट एक्सरसाइज जो है और धर्म गार्डियन आपको दिख रहा है। तो भारत और जापान के बीच कर्नाटक में धर्म गार्डियन अभ्यास शुरू हुआ है और यह अभ्यास 27 फरवरी से 10 मार्च तक हुआ। और मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 15वीं बटालियन भारत की ओर से भाग ली है और 2018 से प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जा रहा है। और भारत और जापान चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के 4 सदस्यों में से 2 हैं। तो ये जो चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता है इसमें 4 सदस्य शामिल है, जिसमें से भारत और जापान भी हैं। तो ये 2 राष्ट्र इसमें भी शामिल। इस तरह से आज के प्रश्न रहे। अब आप लोग प्लीज इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक करें, आप लोग कमेंट करते रहें। अब हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेस शुरू हो गए हैं इलाहाबाद में, यूपीएससी और यूपीपीसीएस के बैच स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग आकर के उसमें एडमिशन लीजिए और अपने लक्ष्य को सार्थक करिए। कोविड के बाद अब सारी चीजें नॉर्मल हो गई हैं, ठीक ढंग से क्लासें अब चल रही हैं। आप लोग आकर के उसमें एडमिशन लीजिए। ऑनलाइन कोर्सेज भी हमारे यहाँ चल रहे हैं, जिसमें इस समय पीसीएस क्रैश कोर्स 2022 मिनिमम फीस पर लाया गया है। इसमें भी आप ज्वाइन होकर के जीएस का संपूर्ण कोर्स कर सकते हैं। आप कम पैसे में जीएस का संपूर्ण कोर्स, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें कम से कम पैसे में 2499 रुपए में मात्र फीस रखी गई है यूपीपीसीएस क्रैश कोर्स का। इसका आप फायदा ले सकते हैं। इसमें कोई भी जीएस जो पढ़ने के इच्छुक लोग हों वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं और इसमें पूरे संपूर्ण आपका जीएस का कवर करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सफल हो इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।